हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, प्रयागराज में कुंभ का क्या रहस्य है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप जान के एकदम चौंक जाएंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश तीर्थों का ही स्थान है। यहाँ पे कहा जाता है कि हमेशा देवी देवताओं का वास हुआ करता है और यहाँ पे कई भी तीर्थ भी हैं, लेकिन सारे तीर्थों के राजा प्रयाग को कहा गया है। सारे तीर्थ बार बार, प्रयागराज एक बार। प्रयागराज में हर वर्ष जो है कुंभ का मेला लगता है। माना जाता है कि कुंभ के मेले में जो आके कल्पवास करता है, यहाँ पे पूजा अर्चना करता है, गंगा स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का आयोजन यह प्रयागराज में 3 नदियों के मेल में किया जाता है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, यह तीनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। संगम के किनारे ही यह कुंभ के मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे हर साल कुंभ का मेला माघ महीने में लगाया जाता है। माघ मेले में देश विदेश से, भारत के कई जगह के लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ, कल्पवास, स्नान, ध्यान और अक्षय वट का दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करके अपने अपने घर वापस जाते हैं। यह मेला जो है हर साल तो लगता ही है, लेकिन 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल के पर महाकुंभ लगता है, जो कि भव्य और दिव्य भी होता है। 3 नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उनमें जो है सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उनकी मान्यता आज भी मानी जाती है। लेकिन आज भी आप गंगा और यमुना का मिलन देख सकते हैं। कुंभ का अर्थ होता है अमृत का कलश। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कुंभ कब आरंभ हुआ, किसने इसका आरंभ किया, क्या है कुंभ की महत्व की और उसका क्या है रहस्य। इसी जानकारी को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, इन्होंने कुंभ की थी शुरुआत। माना जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। हालांकि कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ की सुव्यवस्थित होने की बात कहते हैं, लेकिन प्रमाणित तथ्य सम्राट हर्षवर्धन के समय के राज्य से प्राप्त होते हैं। बाद में इसे जगत गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने संगम के तट पे इस दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया जाता है और वर्तमान समय में प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इसका संचालन करती हैं, सुव्यवस्थित ढंग से इसे चलाती हैं। नंबर 2, सनातन धर्म में क्या है कुंभ का विशेष महत्व और क्या है कुंभ और अमृत का रहस्य। इस बात को जानने के लिए आदिकाल में जाना होगा। जिस समय देवताओं और असुरों की लड़ाई हो रही थी, तो असुर जो हैं देवता के ऊपर ज़्यादा भारी हो गए थे। जब श्री हरि विष्णु जी को लगा कि असुर जो हैं देवताओं को मार डालेंगे, तब उन्होंने चालाकी से बात करना शुरू किया और समुद्र मंथन का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसे जो है देवता और असुर दोनों ने भली भांति स्वीकार कर लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होने पर उसमें से तरह तरह के रत्न और आभूषण निकलने लगे, जो कि देवताओं और असुरों में बराबर बराबर बंटने लगे। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का उत्पन्न हुआ। अमृत को पाने के लिए देवता और असुर दोनों में लड़ाई होने लगी। असुर कहते यह अमृत हमारा है, देवता कहते यह अमृत हमारा है, और इसी खींचातानी में अमृत को पाने के लिए संघर्ष शुरुआत हुआ। इसी संघर्ष के बीच में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर
जा गिरी। अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन प्रारंभ हो गया। पृथ्वी पे 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिरा था। हरिद्वार में गंगा के किनारे, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती संगम के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो है हरिद्वार और प्रयाग में अर्धकुंभ 6 साल बाद मनाया जाता है और उज्जैन और नासिक में जो है वह पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। अमृत की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया और फिर गुरु बृहस्पति ने कलश को छिपा के रख दिया था। सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि देव ने इंद्र के कोप से उसकी रक्षा की थी। इसलिए जगह जगह पे इन ग्रहों के सहयोग से राशि से महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के संरक्षण में अमृत के कलश की रक्षा हुई थी, जो कि बाद में भगवान विष्णु जी के सहयोग से देवताओं ने अमृत का पान कर पाए थे। और इस प्रकार ये कुंभ का आयोजन प्रारंभ हुआ और इसीलिए यह हमारे सनातन धर्म में इसका विशेष स्थान रहता है। नंबर 3, भारत में कुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत बाहर आया, देवताओं और असुरों में खींचातानी हुई, जिससे अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी और जहाँ जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पे कुंभ का मेला का आयोजन होता है। अमृत की पहली बूंद प्रयाग में गिरी थी, दूसरा हरिद्वार के गंगा नदी में और तीसरा उज्जैन के क्षिप्रा नदी में और चौथा नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसे तो प्रायः चारों जगह पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज और हरिद्वार में जो है अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इसमें भी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगता है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह स्थान ऐसा है जहाँ पे 3 नदियों का मेल होता है और इसी की वजह से यह स्थान और ज़्यादा पवित्र हो जाता है और इसका महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रयागराज के कुंभ का और महाकुंभ का विशेष महत्व रहता है। और इसी प्रकार भारत में इन 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है। नंबर 4, अर्धकुंभ और महाकुंभ के समय में जो अंतर होता है उसका रहस्य। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीवासियों का 1 साल देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। इस हिसाब से पृथ्वी की गणना के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 12 वर्ष तक युद्ध चला। इस युद्ध की अवधि 12 साल की थी। इस वजह से हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं के 12 साल और पृथ्वी के 144 साल के बराबर होता है। इसलिए अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन में हमारे ग्रह नक्षत्र का भी योग रहता है। जब सारे ग्रह के जो हैं जिन्होंने अमृत की रक्षा की थी वह सब एक सीध में होते हैं, तभी महाकुंभ का योग बनता है और तब महाकुंभ होता है। और जैसे जैसे उनकी दूरी होती है वैसे अर्धकुंभ का योग बनता है। इस तरीके से ग्रहों की क्रियाएं जब बदलती हैं, इस हिसाब से अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नंबर 5, मौनी अमावस्या के स्नान का महत्व। ऐसे तो कुंभ का शुरुआत जो है माघ महीने के पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका जो है सबसे ज़्यादा महत्व मौनी अमावस्या को माना जाता है। और इसमें जो है मौन रह के गंगा जी का स्नान किया जाता है और दान का और जप तप का विशेष प्रावधान किया जाता है। इससे मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि
कि इस दिन जो है हमारे पितृ भी आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। कुंभ मेले में इसका सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। यह सारे स्नानों में से सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। इस स्नान को करने के लिए देश विदेश से कई लोग प्रयागराज आते हैं और जो है मौन रह के प्रातःकाल में स्नान करते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद भी पाते हैं। नंबर 6, अक्षय वट का विशेष महत्व। प्रयागराज में अगर कुंभ में लोग कल्पवास करने आते हैं तो वह उनका तब तक सफल नहीं होता है जब तक कि वो स्नान करके अक्षय वट का दर्शन न करें और पूजा न करें। अक्षय वट स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे पृथ्वी पे लगाया था। यह आदिकाल से यह वृक्ष यहीं पे हरा भरा ऐसे पड़ा हुआ है। कई शासन आए और गए, मुगल गए, अंग्रेज गए, लेकिन इस वृक्ष का कोई भी कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अकबर ने इसे पूरी तरीके से कटवाने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन वो भी हार गया और अंत में हार के इसने उस वृक्ष को अपने किले के अंदर में घेरवा दिया, जिसकी वजह से यह वृक्ष आम लोगों से दूर हो गया। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो किले पे सेना का अधिपति हो गया और सेना की वजह से भी कोई भी उस किले के अंदर जाके अक्षय वट का दर्शन नहीं कर पाता था। जब अर्ध कुंभ लगा तो उस समय जो है प्रशासन की क्रिया की वजह से वह आम जनता के लिए खोल दिया गया और लोग अब आसानी से अक्षय वट का दर्शन कर पाते हैं और अपने स्नान को संपूर्ण कर पाते हैं। नंबर 7, जात पात का अंतर समाप्त करना। कुंभ के आने पर सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं, इसमें जो है जात पात का भी अंतर मिट जाता है। सभी जात के लोग कुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं। इस प्रकार कुंभ के स्नान से जाति मतभेद भी समाप्त हो जाता है। कुंभ मेले के आयोजन से कुछ लोगों का व्यवसाय भी चलता है। जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो छोटे छोटे व्यापारी कुंभ में आते हैं, अपनी कलाकृतियाँ, अपने सामान लोगों को दिखाते हैं और उन्हें बेचते हैं, जिससे गरीब लोगों की आजीविका आसानी से चल पाती है और उन लोग भी खुशी का अनुभूति करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मेरी जानकारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको मेरी यह जानकारी और मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं ऐसे ही जानकारी की वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियों को लेकर मैं हमेशा आपके सामने आता रहूँगा। मुझे हमेशा आप लोग का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहता है। इसके लिए सहृदय से मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही हमारा और आपका सहयोग बढ़ता रहेगा। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर आपके लिए एक अच्छी जानकारी और कहानी के साथ में नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माँ गंगे।